गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पीसीबी एंड पीसीएम की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। हमारी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था ठोस अवस्था, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ठोसों का वर्गीकरण चल रहा था। और ठोसों को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। पहला था हमारा आणविक ठोस, दूसरा था आयनिक ठोस, तीसरा था हमारा धात्विक ठोस और चौथा ठोस था हमारा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। पहले ठोस में आणविक ठोस को हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया था, जिसमें पहला हमने पढ़ा था अध्रुवीय आणविक ठोस। और आज जो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन चलेगा वो है, पहला हमने ध्रुवीय पढ़ा था, आज चलेगा कौन सा, अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय पढ़ लिया था शायद हमने, ध्रुवीय चलेगा। ध्रुवीय दूसरा है हमारा अध्रुवीय आणविक ठोस। देखो अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं। जो प्रॉपर्टीज हमारी ध्रुवीय आणविक ठोस है उसके जस्ट अपोजिट कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर है, बाकी इसके जस्ट अपोजिट है कौन से की, अध्रुवीय आणविक ठोस की। ध्रुवीय आणविक ठोस में हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, वे आणविक ठोस जिनके अणु कौन सी प्रकृति के होते थे, ध्रुवीय प्रकृति के। अब यहाँ ध्रुवीय के स्थान पर कैसे आ जाएंगे, अध्रुवीय अर्थात नॉन पोलर। नॉन पोलर जिनका अणु होता है वे ठोस कौन से ठोस कहलाएंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस। तो इसकी पहली परिभाषा लिखेंगे हम, वे आणविक ठोस जिसके अवयवी कण या मैं बोल दूं अणु, अवयवी कण के स्थान पर क्या है यहाँ, अणु अध्रुवीय प्रकृति के, अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ऐसे आणविक ठोस को अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी ध्रुवीय के अंदर कि ध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर पाए जाने वाला जो आकर्षण बल है या वांडरवाल बल है वो अध्रुवीय की तुलना में प्रबल होता है। अर्थात किस में प्रबल होता है, ध्रुवीय में, और अध्रुवीय में क्या हो जाएगा, दुर्बल। इसलिए ध्रुवीय वाले के तो गलनांक और क्वथनांक क्या होते थे, उच्च। किसकी तुलना में, अध्रुवीय की तुलना में। लेकिन हम ध्रुवीय और अध्रुवीय में तुलना करें तो अध्रुवीय के गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं या कम होते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाला वांडरवाल बल जो भौतिक बल होता है वो ध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर पाए जाने वाले वांडरवाल बल की तुलना में क्या होता है, कमजोर होता है। तो सेकंड पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे, इनमें या अध्रुवीय आणविक ठोस में, अध्रुवीय आणविक ठोस में पाए जाने वाला भौतिक बल या वांडरवाल बल ध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में, ध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में दुर्बल या कमजोर होता है, दुर्बल या कमजोर
होता है, जिसे लंदन बल भी कहते हैं। बल भी कहते हैं। इस दुर्बल बल के कारण, दुर्बल वांडरवाल बल के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक, इनके गलनांक व क्वथनांक ध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में, ध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में कम होते हैं। इसके अतिरिक्त हमने ध्रुवीय आणविक ठोस में क्या पढ़ा था कि हमने एक विलयता का नियम पढ़ा था कि समान समान को घोलता है, अर्थात ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में विलयशील होता है, अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में विलयशील होता है। जनरली सामान्यतः कभी भी ध्रुवीय विलय किसके अंदर नहीं घुलेगा, अध्रुवीय के अंदर, और अध्रुवीय विलय किसके अंदर नहीं घुलेगा, ध्रुवीय विलायक के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये आणविक ठोस कैसा है, अध्रुवीय। तो ये कौन से विलायक में घुल सकता है, सिर्फ अध्रुवीय में, अर्थात किस में नहीं घुलेगा, ध्रुवीय में। और ध्रुवीय होता है वाटर जल, अर्थात हम कह सकते हैं कि अध्रुवीय आणविक ठोस जल में नहीं घुलते हैं, क्योंकि जल एक कौन सा विलायक है, पोलर सॉल्वेंट है, ध्रुवीय विलायक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस अध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय विलायक में विलयशील होते हैं, विलयशील होते हैं, लेकिन ध्रुवीय विलायक जैसे जल में, लेकिन ध्रुवीय विलायक जैसे जल में, ध्रुवीय विलायक जैसे जल में अविलय होता है। इसके बाद हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी ध्रुवीय आणविक ठोस में कि ध्रुवीय आणविक ठोस ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इनके जलीय विलयन में मुक्त अवयवी कणों के कारण, आयनों के कारण या अणु के कारण ये विद्युत का क्या करते हैं, चालन। लेकिन यहाँ पर अध्रुवीय आणविक ठोस, चाहे इनका जलीय विलयन हो चाहे ठोस अवस्था में हो, हमेशा ही विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर होने के कारण ये आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, अर्थात मुक्त आयन इनके अंदर अनुपस्थित होते हैं, और मुक्त आयनों की अनुपस्थिति के कारण ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे इसी के आगे, अध्रुवीय आणविक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस के
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने ध्रुवीय आणविक ठोस में पढ़ी थी कि निम्न ताप पर तो ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, कमरे के ताप पर जनरली लिक्विड फेज अर्थात द्रवावस्था में पाए जाते हैं, तथा इससे उच्च ताप पर ये गैस प्रावस्था में पाए जाते हैं। तो वही प्रॉपर्टी इसी की है, किसकी, अध्रुवीय आणविक ठोस की, कि ये निम्न ताप पर ठोस अवस्था में तथा कमरे के ताप पर या इससे उच्च ताप पर द्रव अथवा गैस अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव अथवा गैस प्रावस्था में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है ध्रुवीय आणविक ठोस के जितनी भी गैसेज है, जैसे N2, O2, H2, I2, इसके अलावा जितनी भी हमारी अक्रिय गैस है जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन आदि, ये सभी कौन से ठोसों के अंतर्गत आते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस के। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस है जो हमारा I2 का है, आयोडीन का। अपवाद है कि हमने यहाँ बताया है कि कमरे के ताप पर या इससे उच्च ताप पर ये ठोस होते हैं, या तो द्रव अवस्था में होते हैं या कौन सी अवस्था में होते हैं, गैस अवस्था में। लेकिन आयोडीन एक ऐसा ठोस है जो कमरे के ताप पर भी ठोस प्रावस्था में पाया जाता है, जबकि कमरे के ताप पर तो अपने अकॉर्डिंग किस में होना चाहिए, या तो द्रव में होना चाहिए था या किस में होना चाहिए था, गैस में। लेकिन आयोडीन कमरे के ताप पर भी कौन सी प्रावस्था में पाया जाता है, ठोस प्रावस्था में। तो नीचे नोट डालकर इसे को डाल लोगे। आयोडीन ऐसा अध्रुवीय आणविक ठोस है, अध्रुवीय आणविक ठोस है जो कमरे के ताप पर भी ठोस प्रावस्था में पाया जाता है। यहाँ तक इसे नोट करोगे। ये हमारा अध्रुवीय आणविक ठोस कंप्लीट हुआ। तो हमने आणविक ठोसों को 3 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें पहला हमने पढ़ लिया ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा हमने पढ़ लिया अध्रुवीय आणविक ठोस, अब तीसरा हमारा है जो है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। तीसरा टाइप डालोगे हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। देखो नाम से इसकी परिभाषा बन रही है, वे आणविक ठोस जिनके अवयवी कणों के बीच में या अवयवी कण इनके क्या होते हैं, अणु के बीच में कौन सा बॉन्ड उपस्थित हो, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, ऐसे ठोसों को हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस कहते हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन बंध क्या है, किसे कहते हैं हाइड्रोजन बंध, तो इसी में सब एडिंग डालकर सबसे पहले हम समझेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। हाइड्रोजन
बंध या आबंध। क्या होता है हाइड्रोजन आबंध? देखो हाइड्रोजन आबंध किसे कहते हैं, कैसे पहचान करोगे कि किस यौगिक में हाइड्रोजन बॉन्ड है और कौन से कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है? तो वे यौगिक जिनमें अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि कम विद्युत ऋणी परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ बंधित होते हैं, उस बंध को कौन सा बंध कहते हैं? हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। वापिस सुनोगे परिभाषा हाइड्रोजन बंध की क्या है कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, अधिक विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा आवर्त सारणी में विद्युत ऋणता किसकी होती है? फ्लोरीन की 4 होती है इसकी, इससे कम होती है ऑक्सीजन की, इससे कम होती है किसकी? नाइट्रोजन की। कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जब कोई कम विद्युत ऋणी परमाणु के साथ इनमें से कोई भी जुड़ जाए, या तो फ्लोरीन जुड़ जाए हाइड्रोजन के साथ, या ऑक्सीजन जुड़ जाए हाइड्रोजन के साथ, या नाइट्रोजन जुड़ जाए हाइड्रोजन के साथ, तो इससे बनने वाले इन बॉन्ड्स को कौन से बॉन्ड कहते हैं? हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। अब जैसे मैं कोई कंपाउंड बताऊं और आपसे पूछूं बताओ किसमें हाइड्रोजन आबंध है और किसमें नहीं है। जैसे मैंने कंपाउंड लिखा HF, मैंने कंपाउंड लिखा H2O, मैंने कंपाउंड लिखा यहाँ पर SO2, तो इनमें से किसके बीच में तो हाइड्रोजन बंध है और किसके बीच में हाइड्रोजन आबंध नहीं है? तो देखोगे यहाँ पर ये कम विद्युत ऋणी परमाणु है हाइड्रोजन, और ये अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन किससे जुड़ रहे हैं यहाँ? फ्लोरीन से। तो इनके बीच बनने वाला ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? हाइड्रोजन आबंध। फिर बात करें H2O में, H2O में एक ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 2। ये कम विद्युत ऋणी हो गया, और ऑक्सीजन कौन सा हो गया? अधिक विद्युत ऋणी हो गया। अर्थात इनके बीच बनने वाला ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन। ये बॉन्ड भी कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन। अब बात करें SO2 की, तो सल्फर से कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? यहाँ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं सल्फर से। अब 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब मुझे बताओ, अब यहाँ ऑक्सीजन भी अधिक विद्युत ऋणी है और सल्फर भी अधिक विद्युत ऋणी है, तो क्या ये बनने वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है? नहीं। अर्थात SO2 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, जबकि H2O में और HF में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन आबंध की परिभाषा यही है कि जब अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसको याद करने का तरीका है फोन। फोन से हाइड्रोजन जुड़ जाए। किससे जुड़ जाए हाइड्रोजन? फोन से। फोन का मतलब F का मतलब फ्लोरीन, O का मतलब ऑक्सीजन और N का मतलब क्या? नाइट्रोजन। जब इन तीनों से कम विद्युत ऋणी परमाणु जैसे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है जनरली, लेकिन इनके अतिरिक्त और किसी से जुड़ा हुआ मिले तो फिर वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे हाइड्रोजन आबंध की। लिखोगे वह आबंध जिसमें अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि से कम विद्युत ऋणी परमाणु जैसे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है या बंधित होता है, ऐसे बॉन्ड्स को हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, और इसको याद करने का तरीका आपको क्या बताया है?
फोन से हाइड्रोजन जुड़ जाए तो बनने वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन आबंध होगा। अब हाइड्रोजन आबंध हमने देख लिया क्या होता है। हमारा टॉपिक था हाइड्रोजन बंधयुक्त आणविक ठोस, तो यहाँ से परिभाषा बनाएंगे आणविक ठोस क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमने बताया था जिनके अवयवी कण क्या हो, अणु हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? आणविक ठोस। तो वे आणविक ठोस जिनके अणु, जिनके क्या होने चाहिए, सिर्फ ध्यान रखना अणु, या तो अवयवी कण शब्द लिखोगे या फिर शब्द क्या लिखोगे? अणु। वे आणविक ठोस जिनके अणु हाइड्रोजन आबंध से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे आबंध को कौन सा आबंध कहते हैं? हाइड्रोजन आबंध। और ऐसे ठोस को कौन सा ठोस कहेंगे? हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक ठोस। तो लिखोगे इसकी सेकंड परिभाषा, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस की परिभाषा लिख रहे हैं। वे आणविक ठोस जिनके अणु हाइड्रोजन आबंध के द्वारा बंधित होते हैं या जुड़े हुए होते हैं, ऐसे ठोस को हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक ठोस कहते हैं। हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक ठोस कहते हैं। अब हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक ठोसों के भी हम कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे कि जैसे ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं एक तरीके से, अर्थात ये ध्यान रखना आप तो कि जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जनरली वो सभी जल के अंदर क्या होता है? विलयशील होता है। और उसका रीजन भी कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और तो जिन आणविक ठोसों में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है वो जनरली किसके अंदर विलयशील होते हैं? जल में। तो इसके अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिख देंगे कि ये आणविक ठोस जल में विलयशील होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक ठोस की? कि हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं। सॉलिड फेज में ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन जलीय विलयन में भी विद्युत के कुचालक होते हैं। जलीय विलयन हो तो भी विद्युत के क्या होंगे? कुचालक। लेकिन इनके जलीय विलयन में कोई लवण जैसे NaCl डाल दिया जाए तो फिर ये विद्युत का क्या करते हैं? चालन। ध्यान रखना, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, जलीय विलयन में भी विद्युत के कुचालक, लेकिन इनके जलीय विलयन में क्या डाल दिया जाए? लवण जैसे क्या? NaCl। फिर ये विद्युत का क्या करते हैं? चालन। क्योंकि NaCl के डालने के बाद Na+ और Cl- अर्थात मुक्त आयनों के रूप में टूट जाता है। जहां मुक्त आयन अणु परमाणु जो भी आ जाए तो ऐसी कंडीशन में फिर ये विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी की हम लिखेंगे आगे। ये आणविक ठोस ठोस प्रावस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इनके जलीय विलयन में लवण
जैसे NaCl, जैसे NaCl के मिलाने पर ये विद्युत का चालन करते हैं या विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। नोट करोगे हाइड्रोजन बंधयुक्त आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधयुक्त आणविक ठोस के उदाहरण भी लिख सकते हो। हाइड्रोजन आबंधयुक्त आणविक ठोसों के उदाहरण में जैसे अभी एक प्रॉपर्टी और लिखोगे कि ये निम्न ताप पर तो कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस प्रावस्था में पाए जाते हैं, और इससे कमरे के ताप पर या उच्च ताप पर द्रवावस्था में भी मिल सकते हैं और गैस प्रावस्था में भी मिल सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी और लिख लो इसी की, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस की। सामान्यतः कमरे के ताप पर, या पहले निम्न ताप पर लिख लो, सामान्यतः निम्न ताप पर ये ठोस प्रावस्था में तथा कमरे के ताप पर या इससे उच्च ताप पर, या इससे उच्च ताप पर द्रव अथवा गैस प्रावस्था में पाए जाते हैं। और एक पॉइंट और लिखोगे कि ये जितने भी हाइड्रोजन बंधयुक्त आणविक ठोस होते हैं वो कम वाष्पशील होते हैं। कम वाष्पशील का मतलब इन्हें गर्म करने पर इनकी वाष्प होती है जो कम बनती है। तो लिखोगे ये ठोस कम वाष्पशील होते हैं, कम वाष्पशील होते हैं। अब उदाहरण देखोगे, एग्जाम्पल इसके, हाइड्रोजन बॉन्ड जिन जिन ठोसों के अंदर आपको दिख रहा है वो सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे हमने एक उदाहरण बताया था HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, दूसरा उदाहरण हमने बताया था H2O जल, और उदाहरण भी हो सकते हैं जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH। अब एसिटिक अम्ल में आपको दिख रहा है हाइड्रोजन किससे जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी हो गया और हाइड्रोजन कौन सा हो गया, कम विद्युत ऋणी, अर्थात इसके अंदर भी कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखो जैसे प्रॉपर्टी आपको बताइए वो जल के एग्जाम्पल से लेके देख लो कि जल को जब हम निम्न ताप पर, निम्न का मतलब कम ताप पर फ्रिज के अंदर रखते हैं तो कौन सी प्रावस्था में आ जाता है, ठोस प्रावस्था में आ जाता है। फिर जनरली हमारा जो रूम टेम्परेचर है, इस समय का जो प्रेजेंट टेम्परेचर है, उसके अंदर जल कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। और इससे उच्च ताप पर जल को हम गर्म करते हैं तो इसकी क्या बन जाती है, वाष्प बन जाती है, अर्थात कौन सी प्रावस्था में आ जाता है, गैस प्रावस्था में आ जाता है। तो हमारा ये पहला क्लासिफिकेशन था आणविक ठोस का, जिसे हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से थे हमारे, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा था हमारा हाइड्रोजन बंधयुक्त आणविक ठोस, जो हम कंप्लीट कर चुके। अब ठोसों को हमने 4 भागों में बांटा था, जिसमें से हमने अभी एक पार्ट पढ़ा है, अर्थात कौन सा पढ़ा है, सिर्फ आणविक ठोस। अब हमारा जो दूसरा प्रकार था ठोसों का वो था हमारा कौन सा ठोस, आयनिक ठोस। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे आयनिक ठोस के बारे में। ठोसों का दूसरा प्रकार आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस किसे कहते हैं,
देखो किसी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है, उसी के नाम में ही उसी की क्या लिखी हुई होती है परिभाषा, बस आपको समझने का फेर है। वे ठोस जो किन से मिलकर बने होते हैं, आयन से। और आपको पता है आयन होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धनायन अर्थात कैटायन जिसे कहते हैं धनायन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैटायन, और एक होता है क्या ऋणायन, और ऋणायन को हम क्या कहते हैं एनायन। एनायन कैटायन और एनायन से मिलकर जो ठोस बने हुए होते हैं उन ठोसों को हम कौन से ठोस कहते हैं, आयनिक ठोस। धनायन क्या होते हैं, तो इस सीधा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है वो कौन से होते हैं, कैटायन, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है वो क्या होता है, एनायन। तो वे ठोस जो धनायन व ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं, या मैं कह दूं वे ठोस जो किससे मिलकर बने होते हैं, आयन, क्योंकि आयन शब्द में धनायन भी आ गया और क्या आ गया, ऋणायन भी आ गया। तो दो तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वे ठोस जो सिर्फ ऐसे लिख दे कि आयनों से मिलकर बने होते हैं, या फिर ऐसे लिख दे वे ठोस जो धनायन और किससे मिलकर बने होते हैं, ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। ऐसे ठोसों को कौन से ठोस कहते हैं, आयनिक ठोस। अब आपको पता है कि कोई भी धनायन और ऋणायन जब जुड़ता है, जैसे हम एग्जाम्पल पढ़े NaCl, अब NaCl को तोड़ते हैं तो Na किसके रूप में टूटता है, प्लस के रूप में, और Cl किसके रूप में टूटता है, माइनस के रूप। अब आपको ये भी पता होगा कि प्लस इसी के ऊपर क्यों आया और माइनस इसी के ऊपर क्यों गया, क्योंकि आपको पता है कि जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है उस पर जनरली उस कंपाउंड के अंदर से पॉजिटिव चार्ज आता है, धनायन आता है, और जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अब यहाँ Na प्लस है और Cl माइनस है, अर्थात Na प्लस तो क्या हो गया, धनायन, और Cl माइनस क्या हो गया यहाँ, ऋणायन। तब Na प्लस और Cl माइनस भी तो जुड़ा हुआ होगा किसी न किसी से। Na प्लस और Cl माइनस अर्थात जो ये आयन एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे कहते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। कौन सा बल कहते हैं इसे, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो इसकी सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे परिभाषा, कि वे ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं, या फिर ऐसे लिख देंगे वे ठोस जो धनायन और किससे मिलकर बने होते हैं, ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं, तथा इनके आयन किससे जुड़े हुए होते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से, जो कि एक प्रबल बल है। इसलिए इनके गलनांक व क्वथनांक कैसे होंगे, जब प्रबल बल है तो गलनांक क्वथनांक निम्न होंगे अधिक होंगे, तो जनरली बात है कि इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, उच्च या क्या होता है, अधिक होते हैं। तो लिखोगे इसके बारे में, आयनिक ठोस के बारे में, वे ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं, उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं, या मैं इसी की दूसरी परिभाषा ऐसे भी लिख सकता हूं कि वे ठोस जो धनायन व ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं, उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। ये इसकी हमने परिभाषा पढ़ ली। अब इनके आयनों के बीच में स्थिर वैद्युताकर्षण बल पाया जाता है, जो कि एक प्रबल बल है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाते हैं, उच्च हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लोगे, इन ठोसों के आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है।
जो कि प्रबल बल होने के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। अब इसी आकर्षण बल के कारण ये ठोस कठोर तथा भंगुर प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इनके बीच में कौन सा बल पाया जाता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लोगे कि ये ठोस कठोर व भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आपने 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आयनिक ठोसों के बारे में कि आयनिक ठोस जो ठोस प्रावस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इनके जलीय विलयन में ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। और उसका रीजन भी आपको पता है कि ये सुचालक कब होंगे? जब इनके अंदर क्या होंगे? मुक्त अवयवी कण। और यहाँ अवयवी कण क्या है? आयन। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि ये ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इनकी गलित अवस्था में या इनके जलीय विलयन में मुक्त आयनों के कारण, किसके कारण? मुक्त आयनों के कारण विद्युत का चालन करते हैं, या कह दे विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, आयनिक ठोस प्रावस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में या इनके जलीय विलयन में जलीय विलयन में मुक्त आयनों के कारण विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आयनिक ठोस में, तो आपको पता है कि प्लस और माइनस है, अर्थात पोलर है। पोलर का मतलब क्या है? ध्रुवीय है। तो ध्रुवीय आ गया तो इसका मतलब आयनिक ठोस जल के अंदर क्या होंगे? विलयशील होते हैं, क्योंकि इनका विलयन ही कब बनेगा? जब ये जल के अंदर क्या होंगे? विलयशील। तो इनका जलीय विलयन अपन जब बना रहे हैं तो इसका मतलब जल के अंदर क्या होते हैं? विलयशील होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसी में कि आयनिक ठोस जल में विलयशील होते हैं। नोट करोगे इसे यहाँ तक। इसके बाद आयनिक ठोस की 1-2 प्रॉपर्टीज और बच रही है, और आयनिक ठोस के जो एग्जाम्पल है उनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।